नमस्कार साथियों, कैसे हालचाल है। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और इसी बेहतरी के साथ पीवाईक्यू की ये 68वें नंबर की क्लास आप सभी के समक्ष उपस्थित है। इस 68वें नंबर की क्लास में मैं पूरी तरह से टारगेट कर रहा हूं किसे। आप सबको पता है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर इस सेशन की शुरुआत की और आज ये यात्रा 68 नंबर क्लास तक पहुंच चुकी है। यूजीसी नेट, स्पेशल यूजीसी नेट के लिए अगर पॉलिटिकल थ्योरी या कंटेंट या आईआर या थिंकर्स के बारे में या अन्य यूनिट्स के बारे में आपको कोई भी समाधान ढूंढना है तो 7 बजे, स्पेशली जून को टारगेट करते हुए, जिसमें लगभग 2 माह बाकी हैं, तो उसको लेकर मैंने एक बहुत शानदार सेशन स्टार्ट किया है जिसमें यूनिट बाय यूनिट अपन परिचर्चा कर रहे हैं। तो अगर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से संबंध रखते हैं, पीजीटी से संबंध रखते हैं, तो 7 बजे वाली क्लास को भी लेना ना भूलें। और ये 9 बजे वाली क्लास मेरी अनवरत रूप से काफी लंबे समय से चल रही है। आप सब विद्यार्थियों का प्रेम, स्नेह खूब भर भर के मिल रहा है और जिसका परिणाम स्वरूप है कि कभी मैं पेन टैब से पढ़ाया करता था, आज आप ही ने हौसले बुलंद किए और ये स्टूडियो सेटअप किया और आप ही के लिए लेकर आया हूं मैं ये क्लास। तो करते शुरुआत। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, देखो पहला प्रश्न बड़ा शानदार और जानदार है। केवल 2 पार्टियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, वे 2 पार्टियां कौन सी थी? ध्यान रखें, साइमन कमीशन, आप सबको पता है साइमन कमीशन भारत आया। और साइमन कमीशन कब भारत आया, साइमन कमीशन क्यों भारत आया, इसके पीछे मैं बता दूं आपको। तो आपको पता होगा साइमन कमीशन एक आया 1919 का द्वैध शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, और जिसमें साफ स्पष्ट लिखा था कि 10 साल बाद एक डेलीगेशन आएगा, एक कमीशन आएगा जो इस बात की जांच करेगा कि 1919 के अधिनियम में कोई कमियां तो नहीं। तो 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए हर्बर्ट साइमन की अध्यक्षता में 1927 में साथियों साइमन कमीशन का गठन हुआ और यह 1928 में भारत आया। 1919 में लिखा था कि साइमन कमीशन 10, कोई भी डेलीगेशन जो आएगा जांच करने के लिए वो 10 साल बाद आएगा। तो 1919 में 10 साल तो 1929 होते हैं, लेकिन 1929 में नहीं आया, वो 1928 में ही आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1929 में ब्रिटेन में होने थे चुनाव से पहले ही इसको भेज दिया गया। अब मुद्दा ये आता है, प्रश्न की ये है कि केवल 2 पार्टियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, वो 2 पार्टियां थी कौन कौन सी? मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, जस्टिस पार्टी, पंजाब यूनियनिस्ट, हिंदू महासभा, जस्टिस पार्टी, कांग्रेस या हिंदू महासभा। तो ध्यान रखना, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट ने इसका पुरजोर क्या किया? विरोध किया। क्या किया दोस्तों? विरोध किया। समझ में आ गई होगी बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा, किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, भारत सरकार कानून 1858 के द्वारा, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, या अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। ध्यान रखें, यह एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा। रेगुलेटिंग एक्ट प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट या व्यवस्था अधिनियम भी कहते हैं। तो यह तो हो नहीं सकता, है ना। अब रहा भारत सरकार कानून 1858। 1857 क्रांति के बाद एक कानून आया 1858 का अधिनियम, जिसे गुड गवर्नेंस एक्ट कहा गया, जिसे मध्यम वर्ग ने अपने लिए बहुत सुंदर अच्छा कानून बताया। यह भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद तो काफी लंबे समय तक हमारे देश में शासन ब्रिटिश का रहा क्रिप्स मिशन 1942 और 1917 का घोषणा। तो क्रिप्स मिशन में ऐसी कोई बात नहीं थी। क्रिप्स मिशन में तो केवल यह कहा गया, स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया 1942 में, मार्च 1942 में, और उसमें यह कहा गया कि जैसे द्वितीय विश्व समाप्त होता है हम आपके लिए संविधान सभा के गठन की बात मानने को तैयार है। तो इसको भी हमने नकार दिया क्योंकि आपको पता 1942 में कुछ समय बाद भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया और हमको पता था कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले हैं।
अब रह जाता है अगस्त घोषणा पत्र। तो भैया इसका आंसर क्या रहेगा? अगस्त घोषणा पत्र जो 1917 का था, इसी के द्वारा अंग्रेजों की यह घोषणा की कि उनकी मंशा जो है वो भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा घोषणा की गई? अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। इसलिए इसका आंसर फोर्थ या क्या रहने वाला है दोस्तों? डी रहने वाला है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया। अंगीकृत किया गया एकदम पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अब हम नहीं रहेंगे गुलाम। इस बात का पूरी तरह से अंगीकृत कर लिया भारतीयों ने। किसमें? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया। यह अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। तो इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्लियर है बात? समझ में आ गई? चलें अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिए बहुत शानदार है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसकी रिपोर्ट का आधार क्या बनी? भारत परिषद अधिनियम 1909, 1919, 1935। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार बनी भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसे अपन द्वैध शासन अधिनियम भी कहते हैं, जिसे अपन मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर भारत परिषद अधिनियम 1919 आया, जिसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की। और ध्यान रखना 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ और प्रांतों में स्वायत्तता लाई और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ। यह कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ध्यान रखना मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट आधार बनी भारत परिषद अधिनियम 1919 का, इसलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? बी करेक्ट। चले अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार, जानदार और धमाकेदार होने वाला है। और क्या होने वाला है उसकी ओर रुख कर ले अपन। सन 1942 के क्रिप्स मिशन, मैंने भी बात की थी, मार्च 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आया भारत। एक महत्वपूर्ण पहलू था सन 1942 के क्रिप्स मिशन का। एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? क्या थी एक इंपॉर्टेंट बात, उसके करें तो देखें, भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। यह था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत संघ की स्थापना, ये ध्यान रखना स्थापना है, ये स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। विश्व युद्ध पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता और प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी। संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना और किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना, प्रांतों को संघीय संविधान का मान होगा। क्या थी बताइए जल्दी से। देखो मैं पहले बता चुका हूं, इस स्टेफर्ड क्रिप्स जो मिशन आया था उसने ये बात कही थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत संघ की स्थापना की जाएगी और उसे डोमिनियन पद प्रदान किया जाएगा। डोमिनियन है ना, पूरी तरह से आजाद नहीं हम रहेंगे, लेकिन आप स्वतंत्र रहोगे कुछ हद तक। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? सेकंड। क्या रहेगा दोस्तों? बी। बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत के विभाजन को, भारत के बंटवारे को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कब? जब क्रिप्स मिशन अस्वीकार कर दिया गया। तब राजगोपालाचारी फॉर्मूले अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, या वेवर प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। ध्यान रखें, सुंदर बात है, कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी, जिस कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, उसी कैबिनेट मिशन योजना ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया था क्या?
कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और हम किसी भी प्रकार से भारत के विभाजन को नहीं रोक पाए। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया और यही अंतिम अवसर था जो हम भारत के विभाजन को टाल नहीं पाए। इसलिए आंसर क्या रहेगा दोस्तों? थर्ड, यानी कि सी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों, संवैधानिक विकास की बात चल रही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक की कहानी की रूपरेखा के बारे में बात की गई है। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय के लिए समय के लिए चला, यानी समय तक चला, सबसे कम समय के लिए 1861 का, 1892 का, 1909 का या 1919 का। ध्यान रखें, सबसे कम समय के लिए चला मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 जिसका पूरे देश में पुरजोर विरोध किया गया, क्योंकि यही पहला अधिनियम था जिसने सांप्रदायिकता के आधार पर देश में फूट डालो राजगरों की नीति को फॉलो किया। इसीलिए इसे सबसे कम समय तक मान्यता मिली और यह सबसे कम समय तक चला। चले अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार और जानदार रहने वाला है। क्या रहने वाला है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब भैया इसमें युग्म सुमेलित कौन सा नहीं है? जैसे मैंने भी बात की, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर आया, ये बात तो सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन को लेकर आई, ये बात भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किया, ये बात भी सही है। साइमन कमीशन द्वारा भारत का विभाजन, कोई मतलब ही नहीं है। साइमन कमीशन का भारत द्वारा विभाजन है ही नहीं, क्योंकि साइमन कमीशन तो केवल 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए आया था कि 1919 के अधिनियम में कहीं कोई कमियां तो नहीं है। इसीलिए साइमन कमीशन का यहां पर सुमेलित होना संभव नहीं है। इसलिए इसका आंसर दोस्तों क्या रहने वाला है? फोर्थ रहने वाला है, अर्थात इसका आंसर डी रहने वाला है। चलें अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा, जो अंग्रेजों की असली मंशा थी वो क्या थी? राजसी प्रांतों पर और अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना, उपनिवेशों के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकरणों को अंततः प्रभावी बनाना, या राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों के व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। राजाओं का इस्तेमाल करना, कैसे भी करके वो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना चाहते थे कि राजा महाराजाओं को उत्साहित किया जाए, उन्हें प्रेरित किया जाए कि ये तो तुम्हारा शासन ही समाप्त कर देंगे। यही उद्देश्य था उनका कि उन्होंने 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे इनकी असली मंशा थी वो यही थी कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को क्या करें? वो समाप्त कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। किस अधिनियम के अनुसार प्रथम सरकारी विधान मंडल सृजित हुआ था? प्रथम सरकारी विधान मंडल सृजित हुआ था 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ध्यान रखें 1793 रेगुलेटिंग एक्ट नहीं था, रेगुलेटिंग एक्ट तो था 1773 का। ये तो वैसे गलत हो गया, ठीक है भाई। 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर, इनमें से कोई नहीं। ये भी गलत है, इन दोनों में से एक होगा कोई। तो वो कौन सा होगा आंसर? 1853 का चार्टर एक्ट, जिसके द्वारा प्रथम सरकारी विधानमंडल का क्या किया गया दोस्तों? सृजन किया गया।
पहली बार सरकारी विधानमंडल बनाया गया? किसके द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी व्यक्ति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा कि यह एक मशीन था। क्या था? मशीन। भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके पास ब्रेक शक्तिशाली थी, ब्रेक तो पावरफुल थे, किंतु उसके पास इंजन नहीं था। अब ऐसे मशीन था, ऐसी मशीन का क्या प्रयोग जिसमें ब्रेक तो शक्तिशाली है लेकिन इंजन नहीं, तो बेकार है वो। यानी कि उसको जो उपमा दी, किसे? भारत शासन अधिनियम 1935 को। ये उपमा किसने दी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना, ये किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कहा? एक मशीन की उपमा दी जिसकी ब्रेक तो शक्तिशाली है लेकिन उसमें इंजन नहीं है, तो वो बेकार है, व्यर्थ है। चले अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी 1947 ईस्वी के भारत स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषता नहीं है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसने ब्रिटिश शासन का अंत किया, बिल्कुल सही किया है। इसने भारत का विभाजन किया, बिल्कुल किया है। इसने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त किया, बिल्कुल किया है। इसने गवर्नर जनरल के पद का समाप्त किया, नहीं, यह नहीं समाप्त हुआ था, यह नहीं है। गवर्नर जनरल का पद बना रहा, तो विशेषता यह नहीं है, ठीक है ना। चले अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संघ की सफलता के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? किसी भी संघ के निर्माण के लिए, सफल होने के लिए निम्न में से कौन सी चीज अत्यंत आवश्यक है? भौगोलिक संलग्नता, हितों की समानता, समुचित संसाधन या उपयुक्त सभी। अब भैया भौगोलिक संलग्नता भी चाहिए, भौगोलिक रूप से एकजुट होना चाहिए तभी संघ बनेगा। हितों की समानता, सभी उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले सभी को हित जो होंगे वो इक्वल होने चाहिए तभी संघ बनेगा। और समुचित संसाधन, और सभी को समुचित संसाधन मिले, इसलिए आंसर क्या रहेगा? डी, यानी कि फोर्थ। यानी कि बिना भौगोलिक स्वतंत्रता, बिना हितों की समानता और बिना समुचित संसाधन के कोई भी संघ सफल नहीं हो सकता है। चले अगले क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी क्रिप्स मिशन के आने के बाद, क्रिप्स मिशन के आने से पहले, माउंटबेटन योजना पेश करने के बाद, या कैबिनेट मिशन आने के बाद? अंतरिम सरकार, तो आपको पता है अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रमुख कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन आने के बाद ही हुआ था। और इसी अंतरिम सरकार ने, जब तक हमारे देश में चुनाव नहीं हो जाते, जब तक संविधान नहीं बन जाता, जब तक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो जाता, इसी अंतरिम सरकार के द्वारा हमारे देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया गया था। क्लियर है बात? तो यहां क्या आंसर रहेगा दोस्तों? यहां आंसर रहेगा डी, यानी कि आंसर नंबर 4। चले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में किसी संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा, संसद विधि द्वारा प्रदान करेगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान करेगा, भारत सरकार के विनिश्चय करे। बताइए भाई, यह क्वेश्चन तो मैंने कल भी कराया था, कल के सेशन में भी आया था, दोबारा रिपीट हो गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ध्यान रखें, इसका आंसर क्या रहेगा? संसद विधि द्वारा प्रदान करे। क्या करे? संसद विधि द्वारा प्रदान करे। तो आज की ये क्लास यहीं करते हैं समाप्त, बाकी की बातें करेंगे कल आपके अपने राजनीति मंथन के चैनल पर। तो दोस्तों अगर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। यूजीसी नेट के लिए अगर कोई तैयारी करना चाहता है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के साथ तैयारी करना चाहता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के साथ तैयारी करना चाहता है, शाम 7 बजे आए। 9 बजे इंडियन पॉलिटी के साथ
तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी आए, यूजीसी नेट के भी आए, अन्य पीजीटी या टीजीटी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इंडियन पॉलिटी को सशक्त मजबूत करना चाहते हैं, 9 बजे आना ना भूलें। तो मिलते हैं कल फिर आपके अपने राजनीति मंथन के चैनल पर। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।